The states can't indefinitely keep looking at New Delhi. And therefore, the states have to gradually become self-sufficient on the strength of their own revenues and what they get from the divisible pools. बजट से पहले केंद्र का राज्यों को सौगात, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से मंजूर। राज्यों को टैक्स से मिलेगी 32% के बदले 42% हिस्सेदारी। Lok Sabha will discuss and debate it. Depending on if it is passed in the Lok Sabha, when it comes to this House, every argument is available to you. Please raise it. लोकसभा में जमीन अधिग्रहण बिल पेश, लेकिन राज्यसभा में बिल पर मचा बवाल। बिल पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी जताई नाराजगी। एनडीए की बैठक का किया बहिष्कार। भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार मामूली तेजी के साथ बंद, लेकिन रेल बजट से पहले रेलवे शेयरों की जमकर हुई धुलाई। कालिंदी रेल और टैक्स रेल 17% तक टूटे। पब्लिक सेक्टर को आपको फ्री करना पड़ेगा। अभी इनके पब्लिक सेक्टर के सीईओ को पीठ पे हाथ रखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है, इसको भी वाई दे शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। मोदी सरकार के बजट से इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें। खास मुलाकात में वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, निजी निवेश के सहारे तरक्की कर सकती है पीएसयूज, इन्हें मिलनी चाहिए फैसले लेने की आजादी। जब कहीं पे भी जॉब के लिए जाऊं तो मेरे से कोई रिश्वत ना मांगे, कोई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अनडिजर्विंग कैंडिडेट जो मेरे से कम डिजर्विंग है उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले इन कंपैरिजन टू मी। जितनी डिमांड है जॉब्स की उससे ज्यादा वी कैन से कि सप्लाई है स्टूडेंट्स की, तो ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मार्केट में हो। बजट पर हमारे खास सीरीज स्टेटस चेक में आज देखिए देश में स्किल डेवलपमेंट की जमीनी हकीकत। हम आपको बताएंगे कि आखिर देश के ग्रेजुएट्स को क्यों नहीं मिल रही है नौकरी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की बनेगी सरकार। महबूबा मुफ्ती और अमित शाह की बैठक के बाद सरकार बनाने का हुआ ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। कल से शुरू होने वाली कोल नीलामी टली। सरकार ने अदालतों में चल रहे कई मुकदमों के चलते किया फैसला। अब 4 मार्च से शुरू होगी नीलामी। सुजलॉन के बाद दिलीप सांघवी पेट्रोलियम सेक्टर में लगा सकते हैं दांव। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में खरीद सकते हैं 47% हिस्सेदारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया झटका। आरबीआई को सहारा के खिलाफ कार्रवाई की दी छूट। सुब्रत राय सहारा की टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं बढ़ाने से भी किया इनकार। कॉर्पोरेट जासूसी कांड की आग रक्षा मंत्रालय तक पहुंची। फर्जी आई कार्ड मुहैया कराने के आरोप में एक कर्मचारी गिरफ्तार। 5 कर्मचारियों की बढ़ी हिरासत। ओएनजीसी के डायरेक्टर शशि शंकर हुए सस्पेंड। सूत्रों के मुताबिक टेंडर में गड़बड़ी के चलते किए गए सस्पेंड। सस्ते घर का सपना हो सकता है चकनाचूर। रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी में आ रहे भारी निवेश के कारण दाम गिरने के आसार नहीं। वर्ल्ड कप में आया क्रिस गेल का तूफान। जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया 215 रन। वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार लगा 2 शतक। और बजट से ठीक पहले मोदी सरकार ने राज्यों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी जिस पीएम सीएम टीम की बात करते थे उसकी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा लिया है। राज्यों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली है। इसके बाद टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी फिलहाल वर्तमान 32% से बढ़कर 42% हो जाएगी। वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों को 5.26 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार अगले 3 सालों तक करेगी। पहले, दूसरे, तीसरे साल में 100% भरपाई होगी, जबकि चौथे साल में 45% और 5वें साल में 50% मुआवजा दिया जाएगा। राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए स्वतंत्र फंड बनाने की भी सिफारिश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से संघीय भावना मजबूत होगी। मोदी ने कहा कि सरकार ने राज्यों की मदद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई।
और वो मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। राज्यों को मिलने वाली मदद में 10% का इजाफा किया गया है, जो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक वो दिन पुराने हो गए जब हर फैसले के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ता था। अब राज्यों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। The states can't indefinitely keep looking at New Delhi. And therefore, the states have to gradually become self-sufficient on the strength of their own revenues and what they get from the divisible pools. From 32%, which was the 13th Finance Commission's recommendation, the share of the states in the divisible pool is 42%. Never earlier has a 10% hike by one Finance Commission been given in the devolution as far as the states are concerned. 14वां वित्त आयोग के सदस्य एम गोविंद राव का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि राज्य केंद्र से मिले फंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। When you look at the total revenue expenditure requirements, automatically Finance Commission's transfers will subsume the transfer given by the Planning Commission for the normal central assistance, which means that, you see, it is not a comparison between 32% and 42%. You need to add back whatever the Planning Commission in its own was giving, and then we should make a comparison. और योजना आयोग के पूर्व मेंबर अरुण मायरा का मानना है कि सरकार ने राज्यों को ज्यादा फंड देने का फैसला करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। We need to strengthen our ground level management institutions and our state management governance institutions. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उनको हम पैसा नहीं दे रहे थे। और उल्टी बात हम जब समझा रहे थे, उल्टी बात हो रही थी कि सेंटर की स्कीम्स आ रही थी जिससे उनको पैसे दिए जा रहे थे कि जो सेंटर कह रहे हैं वो आप करिए, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और अगर लोगों का फायदा नहीं हुआ तो स्टेट को सब ब्लेम कर सकते हैं। जानकार भी केंद्र सरकार के इस फैसले को केंद्र राज्य संबंधों के लिए काफी अच्छा बता रहे हैं। नहीं, मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि हर फाइनेंस कमीशन का यही रोल होता है कि कितना अमाउंट डिवोल्यूशन स्टेट्स को होगा। तो आई थिंक ये जो 42% डिसाइड होगा, इट्स अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। एंड इसके साथ 3 पार्टों में एक्चुअली देखा गया है। अगर आप देखें, सिर्फ स्टेट ट्रांसफर की बात नहीं किया गया, फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात किया है, और एक छोटा सा सेक्शन इसमें है जिसमें प्राइसिंग का भी बात किया है, जो बेसिक सर्विसेज होता है। तो मुझे तो आपका जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि सेंटर के ऊपर ज्यादा इस पे फर्क पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पार्ट हैज ऑलरेडी बीन एक्टेड अपॉन बाय द सेंटर इन हिज एस्टिमेशंस। और मोदी सरकार का यह फैसला कितना बड़ा है और जिस पीएम सीएम टीम की बात मोदी जी अक्सर करते रहे, उसको इससे कितना बड़ा पुश मिलेगा, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, प्रधानमंत्री अक्सर कम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार का यह कदम इस दिशा में बड़ी पहल है? बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल इनिशिएटिव को वापस सीज करने की बात है। इसकी टाइमिंग बहुत दिलचस्प है और ये कहा जा सकता है, जो हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था कि इसको तुरंत किया जाए और अभी किया जाए, और बजट के ठीक पहले, बिल्कुल 96 आवर्स पहले इसको किया गया है। तो जिस कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वो बात कह रहे थे, जो कहते थे कि देश जो है वो दिल्ली से नहीं चलता, राज्यों से चलता है और ग्रोथ वहां होना है, तो ये अपना बेस्ट मूव फॉरवर्ड इस तरीके से रख रहे हैं कि 32% से 42% बढ़ाना एक बात है, लेकिन ये कहना कि इतने पैसों का कैसे इस्तेमाल करना है ये आप तय करिएगा, हम यहां से आपको टेलर मेड स्कीमें नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जो बिल्कुल ही गरीबी हटाने वाली योजनाएं हैं सेंट्रल की, वो स्कीमें उसी तरीके से पैरेलली चलेंगी, लेकिन दूसरी बहुत सारी दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्कीमें जो है राज्य अब अपने आप तय करेंगे कि उनको ये पैसे कहां खर्च करने हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल तक इसमें डिटेलिंग की गई है इस कमीशन की रिपोर्ट में। आमतौर पर पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं 3-4 फाइनेंस कमीशंस की, उसको पूरे के पूरे 100% लागू किया गया है। तो राज्यों को और सभी जो अक्रॉस दी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पार्टियां हैं, उनको एक प्रकार का अपना एक अच्छा मूव दिखाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस मिलने के लिए किया गया है। ये मत भूलिए कि ये बहुत बड़ा काम इसलिए था क्योंकि जो खर्च करने वाले केंद्रीय मंत्रालय हैं, वो अपना ये फीफडम, अपना ये कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो जिस प्रकार
से एक सरकार आई थी, इसको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना था, सबको मनाना था, प्लानिंग कमीशन बनाना था और उसको हटाना था, उसके बाद नीति आयोग बनाना था। तो फंड डिवोल्यूशन का जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क था, सब कहते थे कि पैसे दो, पहला बड़ा कदम कोई उठा के दिखा नहीं रहा था। मुझे लगता है कि आज इसकी शुरुआत हुई है। ये आर्गुमेंट आप कभी भी कर सकते हैं कि राज्यों को और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा खुद मुख्तारी चाहिए, वो कैसे आएगा, लेकिन एक बड़ी शुरुआत हुई है और ये जो अमाउंट बढ़ा है ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, हालांकि राज्यों की जरूरतें इससे ज्यादा हो सकती हैं। तो संजय जी, अब नीति आयोग के पास सिर्फ डायरेक्शन देने या सोचने का ही काम रहेगा, क्योंकि फंड एलोकेशन का काम तो वित्त आयोग ने कर ही दिया। बिल्कुल, नीति आयोग सिर्फ सलाह और सुझाव और सिफारिशों का काम करे। पहला बजट ये बन रहा है जिसमें प्लानिंग कमीशन की बंदिश, उनका अप्रूवल, उनके रिकमेंडेशन, उनका हाँ या ना कहने का अधिकार नहीं है। पहली बार इस देश में ये बजट बन रहा है। इसकी ये खास, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, जहां प्लानिंग कमीशन के ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है, जब टोटल बजटरी सपोर्ट आप अपने अपने महकमों को और राज्यों को दे रहे होंगे। लेकिन जहां तक ये एडिशनल टैक्स और उसके बंटवारे का सवाल था, मुझे लगता है कि एक जिस रिफॉर्म की हम बात करते हैं, गवर्नेंस के फंडामेंटल रिफॉर्म्स की, उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये अभी शुरुआत है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जमीन अधिग्रहण बिल पर खींचातान बढ़ने के बाद सरकार ने इसके लिए 8 लोगों की कमेटी बना दी है। ये कमेटी किसानों और संबंधित पक्षों के साथ बिल पर बातचीत करेगी। जमीन अधिग्रहण बिल पर आज शाम एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग भी बुलाई गई थी। एनडीए में शामिल शिवसेना भी बिल का विरोध कर रही है। हालांकि इस सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी बीजेपी सांसदों से बिल का समर्थन करने को कहा है। आपको बता दें कि संशोधित बिल में जमीन अधिग्रहण के लिए पंचायतों की मंजूरी को जरूरी कर दिया है। इधर इस बिल के खिलाफ अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन कहा कि वो बिल पर विरोध जारी रखेंगे। अन्ना के धरने में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना के मंच पे जगह भी उन्हें दी गई। अब तक अन्ना ये कहते आए हैं कि उनके मंच में राजनीतिक पार्टियों की कोई जगह नहीं है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में अधिग्रहण के नाम पर जमीन हड़पी ना जाए। दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी, जितनी ताकत दिल्ली सरकार के पास है, कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में जबरदस्ती जमीन नहीं लेने देंगे और जब भी जनता की मर्जी से जमीन ली जाएगी उनको पूरा मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जो इन्होंने 4 गुना रेट कह रहे हैं, ये धोखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्ना जी, हम आपके साथ हैं। और इससे पहले आज सरकार ने बिल को लोकसभा में पेश किया, जहां इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में बिल पर काफी बवाल मचा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अध्यादेश का विरोध शुरू किया। इसके बाद बीएसपी नेता मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने भी इस पर अपनी राय रखी। पूरे देश की रजामंदी थी, पूरे देश की सहमति इस पे थी। जब ये संसद में पास हुआ है, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, अगर सरकार को इस पे कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे। किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई। यहाँ एक नया तरीका है, बिना किसी से बात किए मनमानी करना। पर वो भी जहाँ 70% जनता के हित की बात है, If you want to discuss, come with a proper motion. पहले इस पे चर्चा होगा, हम मोशन लाने को तैयार हैं। सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष ने अध्यादेश को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, इसके लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस देश में आज तक 636 ऑर्डिनेंसेज आ चुके हैं। उसमें से 80% तब आए हैं जब आनंद शर्मा जी की पार्टी सरकार में थी। दिस ऑर्डिनेंस एंड विद द अकम्पनिंग बिल is listed for introduction in the Lok Sabha today. Lok Sabha will discuss and debate it. Depending on if it is passed in the Lok Sabha, when it comes to this house, every argument is available to you. Please raise it. But you cannot, I underline this, you cannot preempt the Lok Sabha from discussing that bill. और आगे बताएंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और क्यों पिट रहे हैं रेलवे से जुड़े शेयर। इसके अलावा देखिए, सहारा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है कोई राहत।
इकोनॉमिक सर्वे, बजट और एक्सपायरी से पहले बाजार पर बिकवाली और मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है। आज उतार चढ़ाव के बाद बाजार मिले जुले रुझान के साथ बंद हुआ। दिग्गजों में मामूली तेजी देखी गई, वहीं छोटे मझोले शेयर आधा % से ज्यादा टूटे। कारोबार के दौरान रेलवे से जुड़े शेयरों में आज जमकर मुनाफा वसूली दिखाई दी। कालंदी रेल का शेयर करीब 13% टूट गया, वहीं टेक्स रेल में करीब 9% की गिरावट रही। HBL नाइफ का शेयर भी करीब 10% तक टूटा। मेटल, ऑयल, गैस शेयरों की आज काफी तेज धुलाई हुई। और अब देखते हैं बाजार की बजट से क्या है उम्मीदें। Demand is for 5% plus minus kind of, I mean, of course plus. So, but whether finance minister is able to deliver that blow or not, I mean, it is his calculation of things, you know. So, I would expect that it will be 5% plus kind of budget, but no point in kind of building an expectation at this juncture now. बजट की ये इंपॉर्टेंस है कि जो आने वाला गवर्नमेंट का रोड मैप है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी अप्रोच है, ये काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएगी। और एटलीस्ट जो हमारा एडलवाइज में एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो हो गए हैं और गवर्नमेंट को ये इन्वेस्टमेंट किक स्टार्ट करना होगा। और इसके लिए 2 सेक्टर है, एक हाउसिंग सेक्टर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। कोल ब्लॉक ऑक्शन का दूसरा फेज एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। पहले इससे कल यानी 25 फरवरी से शुरू होना था। अब संभावना है कि अगले महीने के 4 मार्च से शुरू होगा। दूसरे चरण में नीलामी के लिए क्वालिफाइड बिडर्स के नाम का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। पहले यह ऐलान आज ही किया जाना था। दूसरे चरण में 19 ब्लॉक्स की नीलामी की जानी है, जिसके लिए 130 बोलियां आई हैं। इनमें से 6 ब्लॉक पावर सेक्टर के लिए और 13 ब्लॉक स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व है। और सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने आरबीआई को सहारा के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि सहारा ग्रुप की कंपनी SIFCL ने उसके आदेश के खिलाफ जाकर डायरेक्टरेट सिक्योरिटीज बेची हैं और उससे मिले पैसे सहारा इंडिया में डाइवर्ट किए हैं। आरबीआई का दावा है कि SIFCL ने 524 करोड़ रुपए की ये सिक्योरिटीज बेची और इसमें से 484 करोड़ रुपए सहारा इंडिया को दे दिए। सहारा को कहा गया है कि वो पेमेंट की डिटेल्स आरबीआई को CD के जरिए दे और अब कोई सिक्योरिटी ना बेचे। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा की टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कॉर्पोरेट जासूसी कांड की आंच रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। इस कर्मचारी पर कॉर्पोरेट जासूसी कांड के मुख्य आरोपी को फर्जी पहचान पत्र मुहैया कराने का आरोप है। उधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले के 5 आरोपियों को 5 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और बजट के दिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि क्यों बने रहना चाहिए CNBC आवाज के साथ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर नकल नहीं होती, अकल से काम लिया जाता है। विपिन जी हाँ, तो बजट के दिन सिर्फ CNBC आवाज आपके लिए लेकर आएगा बजट की जरूरी बातें, सिर्फ ज्ञान नहीं, वो बातें जो आपके लिए काम की बातें हैं। तो जरूर देखिए CNBC आवाज पर 28 फरवरी से बजट का पूरा कवरेज लाइव दिन भर। याद कीजिए, शोर से अगर बचना है, काम की बात आपको सुननी है, देखना है, तो CNBC आवाज के साथ बने रहिए। और यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे रेल बजट की। बताएंगे कि रेल मंत्री से क्या चाहते हैं रेल कर्मचारी, और साथ ही दिखाएंगे बजट पर आवाज की खास सीरीज स्टेटस चेक। सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी इन्वेस्टमेंट ड्राइव पर है। सुजलॉन में हिस्सेदारी खरीदने के बाद सांघवी की फर्म दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट्स ने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक सांघवी HOEC में ENI ग्रुप का 47% हिस्सा खरीदना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि ENI ग्रुप HOEC में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। मोदी सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और आज से 4 दिनों बाद आने वाला है मोदी सरकार का बजट, जिसकी पूरी इंडस्ट्री को बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में कहा है कि सरकार को बजट में PSUs पर खास फोकस करना चाहिए और उन्होंने निजी निवेश की मदद से आगे बढ़ाने की कोशिश भी होनी चाहिए।
ये बजट इस ग्रोथ के कमिटमेंट को आगे बढ़ाए, उसके लिए आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी पूछूं तो क्या समझते हैं कि इस बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का चक्र बिना पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पूरा होगा नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर तब करेगा जब पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता हुआ दिखलाई पड़ जाए। तो क्या ये असेसमेंट सही है कि इस बार बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन सुनते हैं कि शायद नहीं आने वाला है? नहीं, ये पब्लिक सेक्टर को आपको फ्री करना पड़ेगा। हम इनके पब्लिक सेक्टर के सीईओ को पीठ पे हाथ रखना ही पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं के पास 2.5-3 लाख करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस ये अगर आप अच्छे प्रोफेशनल लेके आइए, इनको अगर आपको डायल्यूट करना है, पीपीए सारा हिंदुस्तान में सब जगह पीपीए की बात हो रही है। ये कंपनियां ये बाजार में जाके पीपीए करें, पार्टनर लेके आए। ये अपने उनको डायल्यूट शेयर करना है 40%, 50%, 60%, ऐसा जरूर देखें। मेरी इच्छा पर्सनली ये नहीं है कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इंडिविजुअल हैंड में एसेट्स जाएं, ये कॉर्पोरेशन बनी रहे, ये मेरी बहुत इच्छा है। 20%, 25% प्राइवेट सेक्टर में काम हो, 80% कॉर्पोरेशन बने। आज देखिए ना, L&T चल रही है, ICICI चल रही है, HDFC चल रही है, ये सारी कंपनियां बेस्ट से बेस्ट चल रही है। बेस्ट एग्जाम्पल। तो अगर ये एग्जाम्पल है तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है, इसको भी वाई दे शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और रिफॉर्म के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार के आने वाले आम बजट में हर सेक्टर को बड़ी उम्मीद है। अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद है। पिछले बजट में इस सेक्टर से जुड़ी योजनाएं कितनी आगे बढ़ी है और स्किल एजुकेशन का स्टेटस चेक क्या है, ये बता रहे हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। 24 साल के चेतन रोज अखबार पढ़ते हैं। इनको खबरों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अच्छी नौकरी की तलाश में वो ये पन्ने पलटते रहते हैं। लेकिन 2 सालों से ये खोज नाकामयाब रही है। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन खत्म की थी अपनी 2013 में। मैंने बहुत ट्राई किया, जॉब नहीं मिली मेरे को। जहाँ पे भी मैं जाता था इंटरव्यूज में, वहाँ पे मुझसे पूछते थे कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। दूसरी जगह पे कहीं और ट्राई की, वहाँ पे जाने के बाद सैलरी नहीं देते थे। सैलरी देते थे तो पॉकेट मनी लायक भी सैलरी नहीं देते थे। चेतन की तरह ही हरमेहर को एहसास हो रहा है कि पढ़ाई पूरी करने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। 12वीं क्लास के बाद इन्होंने नौकरी की खोज शुरू की, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट करने के बाद भी इनका इंतजार जारी है। अभी भी कोई जॉब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। मेरे को हर जहाँ पे भी गया हूँ जॉब लेने, तब जब मैंने जॉब ग्रेजुएशन करने से पहले मैं ये सोचा, पैशनेट था मैं बड़ा जॉब करने के लिए, पर फिर भी ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। इससे 14 में 12th के बाद ही अपना प्रोफेशनल कोर्स शुरू कर देता, तब तक उसके बाद भी कोई जॉब मिल जाती है। चेतन और हरमेहर जैसे 10 लाख लोग हर महीने रोजगार की तलाश में जुड़ते जा रहे हैं। हर साल 25 लाख ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, जिनमें से 32% बेरोजगार हैं। 2012-13 में तो ये हाल था कि 3 में से 1 युवा बेरोजगार था। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में 22,000 करोड़ रुपए की रकम स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को दी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड और नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन और मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम भी शुरू किया गया था। बीते 7 महीनों में सरकार की ये कवायद कितनी हकीकत में बदली है, ये जानने की कोशिश की हमने NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD दिलीप चिन्नॉय से। चिन्नॉय के मुताबिक पिछले बजट में ऐलान की गई तमाम योजनाओं पर कमोबेश काम शुरू हो गया है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अलॉट किए गए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की रूपरेखा फिलहाल तैयार नहीं की जा सकी है। जो अनाउंसमेंट आपने बजट में देखा था, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और आप देख रहे हैं वो स्टार्टअप फंड वगैरह, वो भी अगर आप देखें तो वो भी एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसका फंडिंग जो है वो अगले साल आएगा, क्योंकि जिसका जो प्रोसीजर है वो अनक्लेम्ड फंड्स और बैंकिंग सिस्टम से वो एक तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और वो इन द प्रोसेस है। अगले 5 से 7 सालों में सरकार ने 500 मिलियन लोगों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि मौजूद वक्त में सिर्फ 30 मिलियन है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि छात्रों के हुनर और कंपनियों की मांग में बड़ा अंतर है। मेरठ के रवि गौतम ने खुद ये अनुभव किया है। 2012 में ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद रवि ने सोचा कि वो माँ बाप से अब पैसे नहीं लेंगे, लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया है। आज के टाइम में क्या होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती, तो गवर्नमेंट से मैं यही चाहूंगा कि जो बंदा ग्रेजुएशन कर चुका है या हाई एजुकेशन कर चुका है, कम से कम जॉब तो मिल जाए।
सरकार की योजना 2022 तक देश भर में 20,000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की भी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड युवाओं की डिमांड को देखते हुए वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएं। ये इंस्टीट्यूट किस तरह से काम करते हैं, इसका जायजा लेने हम पहुंचे दिल्ली के ओखला में मौजूद ILNFS इंस्टीट्यूट में और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यहाँ पर कौन सा वोकेशनल कोर्स कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पर स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए इसमें सब कुछ होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जो और नौकरी के लिए ये हमारे करियर के लिए अच्छा है। हमें पता चलता है कि हमें इस कोर्स में आने के बाद मतलब बहुत कुछ मिलता है हमें, एंड उसमें हमें उसके बाद नौकरी के ऑफर्स हमें रहते हैं इसमें। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर? मैम हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, HM होटल मैनेजमेंट का, जिसमें हमें मतलब ग्रोथ मिलती है, मतलब आगे मेरी की स्किल रहेगी। जैसे मैंने BA में अब अप्लाई कर रखा है, एडमिशन ले लिया है मैंने, और मेरे लाइफ के लिए आगे के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको लगता है कि ये जो 90 दिन का एक कोर्स कराया जा रहा है आपको, उसके बाद नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी? हाँ, यस मैम, जो स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ HM मतलब होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया जाता है, जिसमें आगे चल के जॉब हमें बहुत अच्छी मिलती है, और ये है कि साथ के साथ इसमें आगे हमारा बहुत ग्रोथ होता है इसके अंदर। आपको लगता है कि ये कोर्स करने के बाद एक अच्छा रोजगार आपको मिल पाएगा? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ITI का एग्जाम थी, इसमें पास नहीं हो पाया और मुझे ये कोर्स करना बहुत पसंद है, और मैम फ्यूचर में जरूर हमें अच्छी जॉब दिला पाए और अच्छा कोर्स करवा पाए। आप ये कौन सा कोर्स कर रही हैं? स्विंग मशीन ऑपरेटर। आप क्या वजह है जिस तरह से आप कहा जाए कि पढ़ाई शायद आपकी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन आप ये कोर्स कर रही हैं, क्या सोचा आपने? मैम, इस कोर्स में हमारा फ्यूचर बनेगा, और जैसे कि इसमें हमारी बहुत स्किल्स है, और हमें हुनर नहीं होगा जब तक हमारी कदर भी नहीं हो सकती। इन सभी की आंखों में अच्छी नौकरी हासिल करने का सपना है, और ये सपना हकीकत में बदलने के लिए ILNFS जैसे इंस्टीट्यूट्स की इंडस्ट्री के साथ चर्चा जारी है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स को मोदी सरकार के आने वाले बजट में बड़ी उम्मीद है। I think as a skill development training provider, we are very excited। जो भी नई नई पॉलिसीज के बारे में सोचा जा रहा है, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जिसमें ये बात हो रही है कि मल्टी स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, स्किल्स यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, तो हम काफ़ी एक्साइटेड है एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्किल्स प्रोवाइडर। हमें लगता है कि जो ये सरकार का विजन है, और एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये जो पॉलिसीज नई बन रही है, उसमें हम सहभागी बन के काफ़ी अच्छी तरह से सहयोग करके अच्छा काम कर पाएंगे। इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और नौकरियां के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार नेशनल स्किल पॉलिसी 2009 में बड़े बदलाव करने जा रही है। नई नेशनल स्किल पॉलिसी में प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर सरकार का बड़ा फोकस रहा है, लेकिन इसका असर दिखने में समय लगेगा। फिलहाल रोजगार ढूंढ रहे युवाओं को अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी मन पसंदीदा नौकरी नहीं मिल रही है। उम्मीद की जा रही है इकॉनमी के रफ्तार पकड़ने के साथ मौके भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या युवा इतने समय तक रुक पाएंगे? इसलिए सबकी नजरें बजट पर टिकी हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फोकस होगा विपिन इस बार बजट में, और हम सबकी नजर रहेगी, इसलिए खास आवाज पर ये मुहिम चली है स्टेटस चेक की। जहां जहां प्रधानमंत्री का ध्यान है, फोकस एरियाज है, वहां जाकर हमने स्टेटस चेक किया है। और इसीलिए हम हमारे दर्शकों को बार बार कहते हैं कि आवाज के साथ जुड़िए बजट के दिन, क्योंकि जो इन डेप्थ एनालिसिस होती है उसका असर बहुत अलग होता है। जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पर आपको ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि 10 साल से CNBC आवाज है बिजनेस की दुनिया का लीडर। ज्ञान नहीं, काम की बातें, आपके काम की बातें, आपकी जेब से जुड़ी हुई बातें। तो बजट के दिन यानी 28 फरवरी को हमारे साथ जुड़िए दिन भर, जहां नकल नहीं बल्कि अकल की बात होगी। पूरे दिन हमारे साथ और तमाम विशेषज्ञों के साथ बजट का एनालिसिस देखिए सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर आगे बताएंगे कैसे बनी जम्मू कश्मीर में PDP और BJP की सरकार। इसके अलावा सस्ते घर का सपना हो सकता है चकनाचूर, आखिर क्यों? देखिए ब्रेक के बाद।
अगर आप सस्ता घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। आने वाले समय में भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम होना मुश्किल दिख रहा है। वजह है रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी कंपनियों का लगातार हो रहा भारी निवेश। कुशमिनन वेकफील्ड ने रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी के बढ़ते निवेश पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता कविता कृष्ण। तो कविता, क्या रिपोर्ट जारी हुई है, क्या डिटेल्स है आपके पास और कितना प्रभाव पड़ेगा प्रॉपर्टी प्राइसेस पर? 2014 में जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने अपना निवेश 2 गुना किया रियल एस्टेट पे, जहां पहले पिछले साल 2013 में 7,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का अमाउंट उन्होंने निवेश किया था। इस साल 2014 में 15,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किया, जिसमें से 53% कमर्शियल में निवेश हुआ यानी ऑफिसेस में, और 39% पैसे जो है उन्होंने रेसिडेंशियल में निवेश किया है, मकानों के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। अब कमर्शियल में तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि पिछले साल में रीट्स अनाउंस हुए थे, ऑफिस मार्केट जो था वो निचले स्तर पर था और उम्मीद बन रही थी कि जैसे इकोनॉमी में तेजी लौटती है ऑफिस स्पेस के लिए डिमांड बढ़ेगा और इसीलिए यहां पर निवेश बढ़ा था। लेकिन रेसिडेंशियल की बात करें तो यहां जो है स्थिति बिल्कुल उल्टा था। यहां पर हम देख रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल से बिक्री नहीं हो रही थी, कई मार्केट्स में ओवर सप्लाई दिख रहा था, बिल्डरों पर कर्ज का जो बोझ है वो काफी बढ़ गया था। साफ तौर पर डिस्ट्रेस में था ये पूरा सेक्टर और इस डिस्ट्रेस में जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स को, कई एनबीएफसीज को अच्छा मौका दिखा निवेश का और इसीलिए उन्होंने यहां पर निवेश बढ़ाया। इनफैक्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो पिछले साल भर में यहां पर भी निवेश 2 गुना हुआ है। 3,500 करोड़ के मुकाबले जो 2013 में उन्होंने लगाए थे, 2014 में इन फंड से 6,000 करोड़ रुपए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश किए थे और निवेश का जरिया भी कुछ बदल गया था। वो यहां पर कर्ज नहीं दे रहे थे डेवलपर्स को, इनफैक्ट कम दाम पे काफी सस्ता उन्हें जो है मकान मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने कर्ज के बदले इक्विटी यानी हिस्सेदारी लेना पसंद किया क्योंकि यहां पर उन्हें बेहतर रिटर्न्स दिख रहे थे और जिससे काफी हद तक जो है बिल्डरों के लिए भी लिक्विडिटी की समस्या जो है सुलझ गया था। और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल से बिक्री नहीं होने के बावजूद बिल्डरों ने दाम नहीं घटाए थे क्योंकि उनके हाथ में कैश था और इसीलिए दाम आगे भी घटने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे रेल मंत्री से क्या चाहते हैं रेल कर्मचारी इस बजट में। साथ ही देखिए कैसे बनी जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार। रेल कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार रेल बजट में किराया बढ़ाए। हालांकि रेल कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि रेल मंत्री रेलवे में एफडीआई पर फिर से विचार करें। रेलवे के 13.25 लाख कर्मचारी भी रेलवे की खस्ता हालात से परेशान हैं। कर्मचारियों ने रेल बजट पर उम्मीद भरी निगाहें टिका दी हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि इस रेल बजट में जनरल और स्लीपर क्लास को छोड़कर सभी एसी क्लास का किराया बढ़ाया जाए। साथ ही रेलवे फेडरेशन ने केंद्र सरकार से रेलवे को मिलने वाले बजटरी सपोर्ट को बढ़ाने की भी मांग की है। हमने रेल मंत्री से भी मांग की है कि ये जो विनिवेश और निवेश का मामला है इस पर भी जो है वो पुनर्विचार करें और भारत सरकार को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है वो पैसा अपने जनरल बजट से आवंटित करना चाहिए। रेलवे यूनियन शुरुआत से ही रेल में एफडीआई का विरोध कर रही है। बजट से पहले एक बार फिर कर्मचारियों ने रेल मंत्री से एफडीआई के बारे में दोबारा विचार करने के लिए कहा है। साथ ही फेडरेशन की मांग है कि रेलवे क्वार्टर्स की खराब हालत को रहने लायक बनाने के लिए बजट में इसकी फंडिंग को 30% बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में करीब 6 लाख रेलवे क्वार्टर्स हैं जिनमें से ज्यादातर के हालात खस्ता हैं। इस बार रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद है कि लंबे समय से कैशलेस मेडिकल सुविधा मुहैया कराए जाने का इंतजार भी खत्म होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बजट में रेलवे कर्मचारियों की घर की मरम्मत की मांग पर मंत्री अच्छी खबर दे सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली।
जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। अमित शाह के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सरकार बन जाएगी। दोनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाएंगी। दिसंबर में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। जब मुफ्ती साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी तो वो चीजें आपके सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत को नजर में रखते हुए, उनकी एस्पिरेशंस को नजर में रखते हुए, उनकी डेवलपमेंट को, उनकी प्रॉस्पेरिटी को, जम्मू कश्मीर की शांति को, उसको नजर में रखते हुए और मुल्क के साथ उनके दिल जीतने की बात को सामने रखते हुए हमने एक अलायंस का एजेंडा फॉर्मुलेट किया है। कुछ ही दिन में जम्मू कश्मीर को पीडीपी बीजेपी अलायंस की पॉपुलर गवर्नमेंट मिलेगी। मुफ्ती साहब और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में दोनों नेताओं के समय की अनुकूलता से एक बैठक कुछ ही दिनों में होगी और उसके बाद सरकार के गठन की फॉर्मल तिथि और समय डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एसटीडी कॉल करना हो सकता है सस्ता। साथ में देखिए ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप में आया क्रिस गेल का तूफान। सारी अपडेट कुछ ही देर में। टेलीफोन ग्राहकों के लिए खुशी की खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आज नेटवर्क चार्ज में कटौती कर दी है, जिससे एसटीडी कॉल की दरें घट सकती हैं। ट्राई ने नेटवर्क चार्ज या कैरेट चार्ज को 65 पैसे से घटाकर 35 पैसे प्रति मिनट कर दिया है। नेटवर्क चार्ज में कटौती के बाद अब ऑपरेटर्स को दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करना सस्ता हो जाएगा। ट्राई ने कल मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज 30% घटाकर 14 पैसे प्रति मिनट कर दिया था। वर्ल्ड कप में क्रिस गेल का तूफान शुरू हो गया। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रनों की धुआंधार पारी खेलकर गेल ने बता दिया कि वेस्टइंडीज को हल्के में लेना भारी भूल होगी। गेल के इस धमाके की बदौलत वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 373 रनों का लक्ष्य दिया और इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बने। वर्ल्ड कप इतिहास में पहला दोहरा शतक है। यही नहीं, पहली बार भारत के अलावा किसी और देश के खिलाड़ी ने वनडे में डबल सेंचुरी बनाई है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन याद कीजिए कि बजट में कुछ ही दिन बचे हैं। कंटिन्यूस कवरेज आपको देखेगा इसी चैनल पर, तो लगातार इस चैनल पर कवरेज देखिए बजट का, और बजट के दिन तो खास कवरेज जहां होंगे आपकी काम की बातें पूरे दिन लगातार। तो बने रहिएगा जरूर CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।